Good morning, everyone. Am I audible? Good morning, sir. Good morning, sir. Yes, बच्चों. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. So वेट कर लेते हैं और भी बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे देन क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. सारे बच्चे अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और है ना सारे बच्चे कैमरा ऑन कर लीजिए. डू फास्ट. यस बच्चों, मैंने बोला सारे बच्चों को कैमरा ऑन करने के लिए. डू फास्ट. बाकी बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लीजिए. डू फास्ट. यस मिथिलेश, लास्ट क्लास में क्या टॉपिक हुआ था? यू कैन अनम्यूट. यस सर. हाँ बताइए, लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक हुआ था? सर लास्ट क्लास में रिवीजन हो रहा था ना. सॉरी. सर बोलने रिवीजन हो रहा था और बोले थे कि ग्रुप बनाकर क्लास में ग्रुप बनाएंगे उसके बाद क्विज करवाएंगे तो क्लास तो बंद हो गया. ऑफलाइन क्लास. उससे पहले उससे पहले चलिए कोई बात नहीं, आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं आप लोगों को टॉपिक अभी तक कवर हुआ. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ जो जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना. तो जैसे कि देखिए बहुत सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. या सुनो, बहुत सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और उसमें से सारे बच्चे सेटल हो जाएं अच्छे से. दिलीप अच्छे से बैठ जाओ कहीं पे पार्ट स्पेसिफिक प्लेस पे. ओके, सुनाओ रिवीजन कैसा चल रहा है आप लोगों का? रिवीजन कैसा चल रहा है? यस एनीवन? चलिए एक बच्चे ने हमसे किया है अर्पित. वेरी गुड. बाकी बच्चों का रिस्पॉन्ड अभी आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दिया अभी तक. कुंदन और बाकी बच्चे
तो देखिए बेसिकली जो टॉपिक मैंने बताया था अभी तक, उसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में मैंने बताया था व्हाट इज कंप्यूटर, डिफरेंस जो है उसके एप्लीकेशंस के बारे में, है ना। ये सारे टॉपिक मैं जो नोट डाउन करवा दे रहा हूँ आप लोग को, और उसको आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन भी करते जाइए और इसको अच्छे से रिवाइज भी कर लीजिएगा, ठीक है। पेन पेपर रखिए, मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको ध्यान देते रहिए। यस दिलीप, कुछ बोलना चाह रहे हो आप? यस दिलीप। यस सर, बोले सर स्यूडो कोड के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। थोड़ा जोर से बताइए, आपकी आवाज बहुत बहुत धीरे आ रही है इसलिए। सर बोले स्यूडो कोड के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा सर। जो कोड के बारे में, ठीक है। और कोई डाउट नो सर। किसी को? देखिए स्यूडो कोड जो है बेसिकली क्या है, देखो हम एल्गोरिदम लिखते हैं। एल्गोरिदम क्यों लिखते हैं ये बताओ मुझे पहली बात। Why we write algorithms? Anyone? देखो किसी भी टास्क को परफॉर्म करना होता है तो सबसे पहले उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि किस किस स्टेप को हम फॉलो करेंगे तो वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा, यस और नो। तो उसी स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, बेसिकली एल्गोरिदम कहते हैं। क्लियर है? जैसे मान लीजिए आप किसी नए जगह पे जा रहे हो, या मान लीजिए आपको एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, या इंटरव्यू आपका है, तो आप अपने आसपास फैमिली मेंबर से किसी से पूछते हो ना कि कैसे वहां पे जाएंगे, है ना, उस लोकेशन तक कैसे पहुंचेंगे। तो एक्चुअली आप उससे हर चीज पूछते हो, कैसे जाना है, यहाँ से कौन सा ट्रेन लेना है, कितने बजे ट्रेन है, कब निकलना है, हर एक चीज, वहां जाने के बाद कहाँ उतरना है, किधर लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, सारे इन्फॉर्मेशन आप पूछते हो अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, या अपने गार्जियन से, और उसी को फॉलो करके आप उस प्लेस तक, उस लोकेशन तक आप पहुंच जाते हो, यस सुनो। तो एक तरह का टास्क था कि आपको इंटरव्यू लोकेशन पे या एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचना था। आपने हेल्प लिया अपने फ्रेंड का, कलीग का, अपने पेरेंट्स का, अपने रिलेटिव्स का लिया हेल्प, और वहां पहुंच गए। सो एक टास्क हुआ ना, ये एक प्रॉब्लम था जो आपने सॉल्व किया। कैसे किया? स्टेप बाय स्टेप मेथड से सॉल्व किया। और इसी स्टेप बाय स्टेप मेथड को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? किसी भी टास्क को। और एक चीज प्रोग्रामिंग में मैं बता दूं आपको कि जैसे कि प्रोग्रामिंग में कोई भी प्रोग्राम आप लिखते हो तो नॉर्मली होता क्या है, आप वैसे प्रोग्राम को का यानी वैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते प्रोग्रामिंग के हेल्प से जिसका आप एल्गोरिदम लिख सकते हो। सिंपल सी बात है। एल्गोरिदम लिख सकते हो मतलब आपके पास सॉल्यूशन है, आप सॉल्यूशन है आपके पास, उसको प्रोग्राम में चेंज कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है कि इफ you are able to write the algorithm of any problem, then you are able to implement in any programming language. If you are not able to write the algorithm of any problem, then you are not able to solve the problem with the help of programming. यदि आप किसी का प्रोग्रामिंग, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप का एल्गोरिदम आप लिख लेते हो, लिख सकते हो, इट मींस उसको आप सॉल्व कर सकते हो किसके हेल्प से? प्रोग्रामिंग के हेल्प से, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से। यदि आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, नहीं लिख सकते हो एल्गोरिथम, इट मींस वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। जैसे आप बताओ हंगर, हंगर मतलब समझते हो भूख लगना या भूखा जो होता है, या इसका कोई सॉल्यूशन है क्या, बताओ मुझे। प्रोग्रामिंग हेल्प से सॉल्व कर सकते हो इसको, बताओ। नहीं सॉल्व कर सकते हो। आजकल है प्रोग्रामिंग की हेल्प से सॉल्व करना, जोमेटो, ऐसे बहुत सारे हैं, स्विगी, वो भी सॉल्व हो जाता है। बट फिर भी एक ऐसे देखा जाए तो नॉर्मली हम प्रोग्राम लिख के किसी का पेट नहीं भर सकते, हंगर दूर नहीं कर सकते, या सुनो। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है रियल वर्ल्ड में जिसका कि सॉल्यूशन, इसका एल्गोरिदम नहीं लिख सकते, और नहीं लिख सकते इट मींस उसका प्रोग्रामिंग भी नहीं कर सकते। अब एल्गोरिदम में मैंने बताया तो दो टाइप से एल्गोरिदम लिखते हैं। एल्गोरिदम को हम दो तरीके से क्या करते हैं, लिखते हैं या शो करते हैं। एक तो पिक्टोरियल नोटेशन होता है आपका, और एक क्या होता है जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखते हो आप, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को ही हम क्या कहते हैं? स्यूडो कोड कहते हैं। जो आप अपने भाषा में इंग्लिश में लिखते हो, जो प्रोग्रामिंग कोड नहीं होता है, वो एक्जीक्यूटेबल कोड नहीं होता है, बट सिंपली आप समझने के लिए उसको लिखते हो इजीली वे में। सो दैट इज अ स्यूडो कोड। फ्लो चार्ट क्या होता है कि जो आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को, उसको क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट। क्लियर है दिलीप? यस और नो? सर एल्गोरिथम और स्यूडो कोड दोनों सेम जोर होता से है? बोलिए, आपकी आवाज बहुत बहुत धीरे आ रही है। सर बोले एल्गोरिथम और स्यूडो कोड दोनों सेम होता है? एल्गोरिथम एंड स्यूडो कोड यस बेसिकली सर। एल्गोरिथम का ही टाइप स्यूडो कोड है। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यदि आप स्टेप बाय स्टेप मेथड से करते हो वो एल्गोरिथम हो गया। अब आप यस उसमें सर।
अपने इंग्लिश वर्ड में यूज करके लिखते हो या पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है ना, वो दोनों एल्गोरिदम का ही पार्ट है। तो स्यूडो कोड भी क्या है, एल्गोरिदम का ही टाइप है, और फ्लो चार्ट भी क्या है, आपका एल्गोरिदम का ही टाइप है। बस डिफरेंस ये है कि वहां पे हम लैंग्वेज में लिखते हैं स्यूडो कोड में, और फ्लो चार्ट में क्या है, हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बॉक्स के हेल्प से, सर्कल के हेल्प से, डिफरेंट डायग्राम के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सर एल्गोरिदम समझते थे सर, स्यूडो कोड नहीं समझते थे क्या होता है। अरे समझ गए सर। स्यूडो कोड मतलब क्या होता है बताओ मुझे, स्यूडो मतलब क्या होता है? अच्छा एल्गोरिदम तुम लिख पा रहे हो ना, यस सर, एल्गोरिदम वही लिख रहे हैं। स्यूडो कोड है, सिंपल सी बात। कैसे लिखते हो एल्गोरिदम? सर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व जैसे मान लो दो नंबर प्रोग्राम को लिखने ऐड से करना है, आप पहले क्या लिखते हो? एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड एंटर नंबर, ऐड टू फिर नंबर, यही लिखते हो ना ऑपरेटर। स्टेप बाय स्टेप। यस सर। वही स्यूडो कोड है। क्यों स्यूडो कोड कहते हैं, रीजन देखो। कुछ कोड ऐसे होते हैं जो एक्सिक्यूटेबल होते हैं, मतलब आप उसको एक्सिक्यूट कर सकते हो, जो जैसे सी में, सी प्लस प्लस, जावा में लिखते हो, है ना। बट यस ये सर। जो हमारे पास होता है स्यूडो कोड होता है, वो एक्सिक्यूटेबल नहीं होता है, उसको रन नहीं कर सकते, इसीलिए उसको स्यूडो कोड बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके सर, थैंक यू सर, क्लियर। सिंपल सा कंसेप्ट है, जो दिखने में लगता है कि आपका कोड है, बट एक्चुअली में वो रन नहीं कर सकता, वो हमने अपने लैंग्वेज में लिखा है, इसलिए उसको स्यूडो कोड किया। क्लियर है? यस सर, क्लियर। और कोई डाउट बच्चों? नो सर। ठीक है, और किसी को डाउट है? यस, हाँ संजीत, अब संजीत का डाउट लेते हैं। यस संजीत। यस संजीत, थोड़ा जोर से बताइएगा, बात बहुत धीरे आ रही है। सर थोड़ा लिंकर के बारे में बता दीजिएगा। एक मिनट संजीत, रुक जाओ एक मिनट। चलिए, बहुत धीरे धीरे आवाज आपकी आ रही है, इसीलिए जस्ट 1 मिनट वेट करना थोड़ा सा। व्हाट इज डेटा कैप्चर, ये क्या है? इसने क्वेश्चन किया है लिंकर के बारे में सर। ओके, सो पहले संजीत, हाँ अब बताइए आपका जो डाउट था। सर वो मैंने ही लिखा। आपने पूछा डेटा कैप्चर के बारे में? नो सर, नो, लिंकर के बारे में। लिंकर के बारे में, ओके ओके ठीक यस। है। सो बेसिकली देखिए, लिंकर के बारे में बता दूं आपको। सबसे पहली बात तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानते हो, सी पढ़ा है आप लोगों ने? नो सर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। सो बेसिकली मान लो आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा, ठीक है। अब वहां पे देखो क्या होता है, आपने प्रोग्राम लिखा, ठीक है। आपने प्रोग्राम लिखा, वो प्रोग्राम किस में है? हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। अब उसको आपने एक्सक्यूट किया, क्लियर है, या कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद क्या मिलेगा आपको? ऑब्जेक्ट कोड उसको कहते हैं हम लोग, जो एक्चुअली में कह सकते हो कि वो मशीन कोड में होता है बेसिकली, लेकिन वो कंप्लीट नहीं, वो एक्सिक्यूट नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप क्या करते हो, उसमें हेडर फाइल्स, बहुत सारे फाइल्स मिलाते हो, तब जाके वो एक्सिक्यूटेबल फाइल बनता है। अब मान लो आपने प्रोग्राम को लिखा, रन कर, कंपाइल कर दिया, कंपाइल करने के बाद जो कोड मिला उसको, अब उसको आप क्या करने वाले हो? लिंक करने वाले हो। किससे लिंक करते हो उसको? तो मान लीजिए आपने जो प्रोग्राम लिखा उसमें आपने बहुत सा हेडर फाइल यूज किया होगा, हैश इंक्लूड, ओनियन। आपने पढ़ा है सी प्रोग्रामिंग या नहीं, पहले ये बताओ मुझे। नहीं पढ़ा है, चलो ठीक है, सिंपल सी बात। देखो होता क्या, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपका, है ना,
कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिखते हो, लिखने के बाद क्या होता है, जो आपने लिखा वो हाई लेवल कोड में होगा, लेकिन सिस्टम क्या समझता है, मशीन कोड समझता है। तो आप कंपाइलर के हेल्प से उसको कंपाइल करके, कंपाइलर क्या देता है आपको, ऑब्जेक्ट कोड देगा आपको, जो मशीन कोड होता है, बट वो कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि आपने प्रोग्रामिंग के वक्त कुछ ऐसे चीजें भी यूज किया था आप लोगों ने जो कि प्री डिफाइंड थे, जैसे कुछ फंक्शंस यूज किया आपने, कुछ प्रॉपर्टी यूज किया आपने जो पहले से था, आपने बस यूज कर लिया, उसका भी कोड लिंक करना होगा या नहीं करना होगा। तो वो चीज के लिए हम क्या करते हैं, लिंकर यूज करते हैं, ठीक है। जो उस ऑब्जेक्ट कोड में जो रिक्वायर्ड फाइल्स होते हैं उसको वो लिंक कर देता है, ताकि वो हमारा फाइल एक्जीक्यूटेबल बन सके, कंप्लीट फाइल बन सके, सो कि हम प्रोसेसर को अब दे सकते हैं। तो वही लिंकर कहलाता है। लिंकर एक तरह का एक एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है, जो ऑब्जेक्ट कोड को जो रिक्वायर्ड फाइल के साथ कंबाइन करके वो उसको कंप्लीट एक्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है उसको, ठीक है, ताकि उस फाइल को फिर हम प्रोसेसर को देंगे और वो उसे एक्जीक्यूट कर पाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, और इस प्रोसेस को लिंकिंग कहते हैं। यस कुंदन, Good morning, sir. मॉर्निंग। My question is, what is data capture? डेटा कैप्चर I am- कहाँ पढ़े हो? डेटा कैप्चर No, sir. एक आर्टिकल्स पढ़ रहे थे तो उसमें आया था डेटा कैप्चर, वो नहीं समझ। टॉपिक क्या था बताओ मुझे। उसमें डेटा फ्लो और डेटा ट्रांसमिशन के बारे में ये सब बता रहा था। तो डेटा कैप्चर मतलब, तो डेटा मतलब तो समझ, कैप्चर मतलब उसको कहीं से ये मतलब उसको कैप्चर करना या फिर सिंपल जमा करना या कलेक्ट करना, ये हुआ डेटा कैप्चर। जो तुम्हारा वर्ड है उससे ही लगता है, लेकिन पूरा कंप्लीट टॉपिक बताओगे तो हो सकता है मैं बता दूं किस टर्म में इसकी बात की गई। बट नॉर्मली डेटा कैप्चर मतलब ये होता है कि डेटा आप कहीं से कलेक्ट करते हो, यस। तो बहुत सारे सोर्स से कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आप किस टर्म में पूछ रहे हो, किस टॉपिक से लेकर पूछ रहे हो, ये चीज बताना पड़ेगा। आपने यदि क्लियर आर्टिकल करके आपसे फिर से पूछूंगा। यदि है तो बताओ आर्टिकल में क्या क्या पढ़ा था आप लोग, तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो इसमें डेटा फ्लो के बारे में बता रहा था और डेटा ट्रांसमिशन, इसी के टॉपिक ये था। टॉपिक का नाम बताओ ना, हेडिंग क्या था उस आर्टिकल का। हर एक आर्टिकल का एक टॉपिक, एक हेडिंग होता है उसका। कभी भी जाओगे कोई आर्टिकल पढ़ोगे ना, एक टॉपिक होता है किसके बारे में हो, ठीक है। एक बार देख लेना तो Yes, sir. बताना ऐसे मुझे, वो आर्टिकल मुझे Yes. भेजना, मैं आर्टिकल देख के बता दूं किस सेंस में। नॉर्मली डेटा का मतलब आप जानते हो क्या Yes, होता है। sir. कैप्चर मतलब हुआ कि कैप्चर करना कहीं से भी, जैसे हम एक क्लिक भी, फोटो भी क्लिक करते हैं, वही तरह डेटा ही कैप्चर कर रहे हैं। Yes. PDF डेटा को रिकॉर्ड करना कह सकते हैं। आप एक बार देखिएगा, Yes. आपको भेज दीजिएगा, ठीक है। Yes. यस, नेक्स्ट रोल नंबर 61। यस सौरभ, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए आप। हाँ, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग और डिसेंट्रलाइज जोर से प्रोसेसिंग। बोलोगे। तो सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग और डिसेंट्रलाइज प्रोसेसिंग क्या होता है? नहीं पता, मैंने देखा, अभी क्लास में रहा हूँ मैं, ठीक है। एक मिनट, क्या दिक्कत है? सर ये आईडी नंबर दूसरा और ये आईडी नंबर मेरा दूसरा हो गया। और आईडी नंबर ये, सर ये है मेरा एडमिशन के टाइम ये आईडी नंबर। वो अभी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, वहाँ पे जब आएंगे तो बता देंगे। थैंक यू। हाँ, सो बेसिकली देखिए बच्चों, हाँ मैंने बताया अभी कि आपने पूछा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। नहीं सर, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग एक और काम करो, जो जिसको डाउट पूछना है वो चैट बॉक्स पे लिखो। थोड़ा बहुत ज्यादा नॉइस हो रहा है यहाँ पे, है ना, फैन चल रहा है इसलिए आवाज थोड़ी सी धीरे से आ रही है, इसीलिए आप लोग प्लीज थोड़ा सा जो भी डाउट पूछना हो आप लोग चैट बॉक्स पे लिख के सेंड, मैं उससे डिस्कस करूंगा, ठीक है। सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग क्या होता है, ठीक है। कोई जानते हो आप में से व्हाट इज सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग? इसमें बहुत सारे टर्म आपने पढ़ा होगा, आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग, है ना, पढ़ा है आप लोगों ने। डिस्ट्रीब्यूटेड मैंने बताया था, डिसेंट्रलाइज बताया था। क्या होता है एनीवन, किसी को कोई आइडिया? सौरभ ने क्वेश्चन किया है, आप लोग कोई आइडिया है किसी को? यहाँ नहीं है सर, सीखो था
हाँ तो बच्चों देखिए, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग मतलब यहाँ पे देखिए क्या होता है। जब हम कभी कभी क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है क्लाउड कंप्यूटिंग? उसमें क्या होता है, हम कंप्यूटेशन करते हैं, तो जो हमारा कंप्यूटेशन या जो कोई मान लो कोई प्रोग्राम है या कुछ भी है हमारे पास है, यदि वो किसी एक जगह पे प्रोसेसिंग होता है, उसका किसी एक सर्वर पे या किसी एक स्पेस पे या एक सिस्टम पे होता है, उसको हम सेंट्रलाइज बोलते हैं। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये हुआ कि कोई एक टास्क है, कोई एक प्रोसेस है जो कि मल्टीपल सिस्टम पे आपका क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा होता है, उसको हम डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। ठीक है ना? सो बेसिकली यही कंसेप्ट है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का। सिंपल सी आजकल पता है क्लाउड कंप्यूटिंग का सिस्टम है, डेटा भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हर एक सिस्टम पे होता है। उस केस में मान लो सिंपल सी बात कि आपने कोई एक प्रोसेस है, आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम है जो कि मान लो एक सिस्टम पे नहीं हो सकता है, मान लो सपोज करो, या आपके पास सिस्टम है लेकिन वो पावरफुल सिस्टम नहीं है आपके पास, बट आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे वैसे सिस्टम्स हैं आपके पास। यदि आप सबके प्रोसेसर को यूज करके आप चाहते हो उस टास्क को परफॉर्म करना, तो उसमें क्या करोगे, आप सबको कनेक्ट करोगे और फिर उस प्रोसेस को हर एक सिस्टम पे आप क्या करोगे, उसको उसके थोड़े थोड़े पार्ट को रन करोगे, एक्सिक्यूट करोगे। उसको हम कहेंगे डिसेंट्रलाइज, क्योंकि जो आपका सिस्टम है जहाँ पे प्रोसेस हो रहा है वो अलग अलग लोकेशन पे है, उसको डिसेंट्रलाइज बोलेंगे। सेंट्रलाइज मतलब जब कहीं एक प्लेस पे होता है। कोई दिक्कत और कोई डाउट किसी को? व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग? रोल नंबर 60, वो इज रोल नंबर 60। कैमरा ऑन करो पहले। रोल नंबर 60। कभी अच्छा चलो पूछे हो, अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ कभी खुद से जानने की कोशिश किए हो? पहले तो अनम्यूट करो। देखो बताने की कोई बात ऐसा नहीं कि मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो अभी टॉपिक चल रहा है वो कंप्यूटर फंडामेंटल, आपको उससे रिलेटेड डाउट पूछना है। और आप क्लाउड कंप्यूटिंग पे, आप डिस्ट्रीब्यूटेड पे जा रहे हो, आप क्वांटम पे जा रहे हो, तो आई थिंक आपने कहीं पढ़ा होगा या केवल नाम सुन के आप पूछ देते हो क्वेश्चन? नहीं सर, सुन रहे हैं कि ये कुछ अलग ही आ रहा है सर, आगे का फ्यूचर में एकदम क्वांटम, जो कि 01 के नहीं और 01 के अलावा और भी कुछ एक्सेप्ट करेगा। अच्छा बताओ इससे ऐसा क्या काम हो सकता है ये? सर ये बिलियंस ऑफ डाटा को एक साथ एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि अब तक का जितना भी सुपर फास्ट कंप्यूटर है उससे भी फास्ट होगा सर, ऐसा सुने हैं। तो मेन देखो ये है कि देखो आजकल आपको पता है ना, हर चीज डेटा पे पॉप होता है और डेटा बहुत लार्ज होता है आजकल। यदि हम प्रोसेसिंग करते हैं, इट विल टेक इवन कुछ कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो ईयरली मतलब सालों सालों तक चलता रहता है, ऐसे प्रोसेसिंग भी होते हैं। कुछ ऐसे भी डेटा प्रोसेसिंग होते हैं जो कि कई सालों के बाद वो कंप्लीट होता है। अब वैसे डेटा में आपको कई साल वेट करना पड़ता है ना, तो यदि हम क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम को यूज करेंगे तो वहां पे वो चीजें जो सालों लगते हैं, जहाँ पे वो हम कुछ देर में, कुछ टाइम में, कुछ पार्टिकुलर टाइम में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, तो वो चीज सर बहुत ये बन चुका है सर कि अभी बनेगा? देखो इस पे काम चल रहा है, ये बन भी चुका है, बट अभी वैसा जो तुम कहोगे बहुत ज्यादा एडवांस नहीं बना, बट इस पे काम चल रहा है और ये चीज आ भी गया है एक्चुअली इस पे। ठीक है ना, रिसर्च चल रहा है कह सकते हो एक तरह से, और ये चीज इम्प्लीमेंट भी हो गया, बट अभी तुम कहोगे बहुत ज्यादा। हाँ, इससे प्रॉब्लम भी सॉल्व होने किए जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। तभी तो आपको कोर्स में, आजकल कोर्स में पढ़ाया जाता है तभी तो करवाया जाता है ना। ठीक है, ओके सर। तो बेसिकली ऐसे मेन ये समझो, तो जिस टास्क को करने पे आपको महीने लग जाते, कभी मशीन लर्निंग में कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स होते हैं जिसको आप क्लाउड पे रन करोगे तो मंथ लग जाते हैं, 2 मंथ लग जाते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं तो मांगे हो ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? सो बेसिकली यहाँ पे जब हमें कुछ ऐसे डेटा पे काम करना होगा जिसको हम कंप्लीट या प्रोसेसिंग करते हैं, इट विल टेक मंथ इवन ईयर भी इसमें लगता है। तो वैसे जगहों पे हम क्वांटम कंप्यूटिंग यूज करेंगे तो वो चीजें हमें सेकंडों में या मिली सेकंड में भी हो सकता है। तो वैसा है ही कंसेप्ट क्वांटम कंप्यूटिंग का है, बट उतना एडवांस अभी बना नहीं है जिसके हेल्प से हम, लेकिन हाँ इस पे काम चल रहा है, ये टेक्नोलॉजी आ भी गया है, बट अभी इस पे सिंपल सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग क्या होता है अभी मैंने बताया था, रोल नंबर 11। आप आई थिंक क्लास में थे या नहीं थे, मैंने दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड और सेंट्रलाइज मैंने दोनों बताया था।
क्या होता है, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? और किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए। चलिए, तो सारे बच्चे कैमरा ऑफ क्यों ऑफ कर लिए हैं? ऑन कीजिए, डू फास्ट। यस कुंदन। Sir, tell me about what is email, how to work email. सॉरी, ईमेल। Yes, sir. Email. ईमेल। सो ईमेल अकाउंट है, पहली बात आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा। Yes, sir. होगा, क्या करते हो उससे, ये मुझे बताओ। इससे पहले कल एक क्यों यूज सर करते हो? आपके पास है तो क्यों यूज करते हो? सर इसका तो गूगल में क्या बोलते हैं अकाउंट से जोड़ के डेट मतलब कि जो चीज सर्चिंग करना होता है इसका सर्चिंग करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन करता हूँ आपसे, ये बताओ कि ईमेल अकाउंट नहीं होता तो आप क्या करें, या ईमेल सर्विस नहीं होता तो क्या होता? कुछ नहीं कर सकते हैं सर। कुछ नहीं कर सकते सर इसका मैं ये पूछ रहा हूँ कि ईमेल सर्विस या ईमेल अकाउंट क्यों यूज करते हैं? ईमेल सर्विस क्यों इंफॉर्मेशन जो होता है इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए मेन यही ऑब्जेक्टिव होता है। यस सर। चलो, जब ईमेल अकाउंट नहीं था तो क्या यूज करते थे लोग? आजकल कॉल लेटर भी ईमेल पे आ जाता है लोगों का, एडमिट कार्ड भी ईमेल पे आ जाता है। सोचो जब ये चीज नहीं था ईमेल का उतना, तो क्या होता था? पोस्ट ऑफिस ये नहीं होने के बाद आपका लेके आता था ना। सबसे पहले तो ईमेल सर्विस एक ऐसा सर्विस है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। मतलब आप मेल करते हो किसी को, मतलब मैसेज करते हो किसी को, तो किस मीडियम से करते हो? इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, उसको कहते हैं ईमेल, ठीक है ना। अब इसके हेल्प से किसी को भी आप कोई डेटा सेंड कर सकते हो, एक लिमिटेड अमाउंट में डेटा सेंड कर सकते हो, किसी को मैसेज सेंड कर सकते हो, किसी को कुछ इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हो। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो हम यूज करते हैं ईमेल के लिए। अब ईमेल में मैं बात करूं तो ये एक तरह का सर्विस प्रोवाइड करता है आपको। मल्टीपल बहुत सारी कंपनियां ये सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे आपने याहू मेल का नाम सुना है, यस सर। प्रोवाइड करता है, याहू प्रोवाइड करता है। जीमेल का नाम सुना होगा, ये कौन प्रोवाइड करता है आपको? गूगल प्रोवाइड करता है। ऐसे बहुत सारे ईमेल सर्विसेज हैं जो मल्टीपल बहुत सारी कंपनियां प्रोवाइड करती है आपको, और इसको आप यूज करते हो। अब फायदा देखो, काम कैसे करता है, ये कैसे यूज करते हैं। सबसे पहली बात तो ईमेल सर्विस यूज करने के लिए आपको किसी न किसी कंपनी का एक ईमेल अकाउंट क्रिएट करना होगा। क्रिएट करने के लिए रजिस्टर करना होता है। आपने गूगल में कभी किया होगा या शायद नहीं किया ही होगा, जिसके पास स्मार्टफोन है उसने किया होगा, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करते हो, क्रिएट करने के बाद आपको एक उसमें ऑप्शन पूछता है कि यूजर नेम के लिए यूजर नेम देते हो, अपना नाम देते हो या जो भी यूजर नेम देना है आपको। यदि वो ऑलरेडी किसने ले रखा है या यूज कर रखा है तो फिर वो आपको बताएगा कोई नया नाम चूज करने के लिए। आप अपना इन्फॉर्मेशन दोगे, आईडी दोगे, पासवर्ड दोगे, मोबाइल नंबर दोगे, ओटीपी आएगा उस पर, और उसके बेस पे आप क्रिएट अकाउंट करते हो। क्रिएट हो गया आपका अकाउंट। जैसे क्रिएट हो गया मतलब आपके पास एक जीमेल सर्विस के लिए आपके पास जीमेल अकाउंट हो गया। अब उसके हेल्प से आप किसी को भी ईमेल कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। अब बात आती है कि कैसे काम करता है। यस। जैसे आपके पास ईमेल है वैसे किसी और के पास भी ईमेल होगा। यस सर। आप किसी को भेजोगे मैसेज तो उसका ईमेल आईडी आपको पता होना चाहिए। यस सर। ईमेल क्रिएट कंपोज मेल में जाते हो, जैसे कि मैं गूगल की बात करूँ, जीमेल की बात करूँ, वहाँ कंपोज मेल का ऑप्शन होता है। कंपोज मेल में जाओगे आप, ठीक है। कंपोज मेल में जाओगे, अंकित $45 पर सिट प्रॉपर्ली, ठीक है। सो मैंने क्या बोला आपको कि उसके पास भी होना चाहिए, उसका ईमेल आपको पता होना चाहिए, या फिर आपसे वो कम्युनिकेट करना चाहता है आपको भी उसका ईमेल पता होना चाहिए, जिसको भी पता होना चाहिए बेसिकली जो कम्युनिकेट करना चाहता है। और ईमेल में आप जैसे लिखते हो तो आपका डेटा वो इवन सेकेंडों में चला जाता है।
इसीलिए ईमेल सर्विस यूज करते हैं। अब इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। अब ईमेल या जीमेल जैसे आप यूज कर, उसका भी अपना एक सर्वर होगा। यस सर। तो सर्वर होता है, जिस सर्वर से आप भी कनेक्टेड होते हो और वो भी कनेक्टेड होता है। आप अपने ब्राउजर के हेल्प से कनेक्ट होते हो, ईमेल सर्विस ओपन करते हो, या एप्लीकेशन भी आजकल आ गया, नेट आपके पास है, आप उससे कनेक्ट हो जाते सर्वर से, और जिसको भेजना चाहते हो वो भी उस सर्वर से कनेक्टेड होता है। आपने क्या किया, ईमेल कंपोज किया, उसका एड्रेस लिखा, मैसेज लिखा और आपने सेंड कर दिया। जैसे आपने सेंड किया, वो ईमेल कहाँ फॉरवर्ड हो जाता है, सर्वर पे चला जाता है। आपने भेजा, वो सर्वर पे चला गया, सर्वर पे एक स्पेस होता है, इसको हम पूल कहते हैं, पूल एरिया कहते हैं, है ना, मैसेज पूल या उसको पूल कहते हैं, उस पे वो स्टोर हो जाता है। अब ये जो है आपके मैसेज को आपके सिस्टम से सर्वर तक भेजने में भी बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज होते हैं। आपने सुना होगा एसएमटीपी का नाम सुना होगा। यस सर। एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो आपको हेल्प करता है आपके सिस्टम से, जो आप जैसे आपने सेंड बटन क्लिक किया या सेंड जैसे प्रेस किया, वो मैसेज को फॉरवर्ड करता सर्वर। यस। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके सिस्टम या जो आप एप्लीकेशन यूज करते हो, वहां पे एक मैसेज ट्रांसफर एजेंट काम करता है, सॉरी मेल ट्रांसफर एजेंट काम करता है, जिसका काम होता है कि वो एसएमटीपी के हेल्प से आपके मैसेज को क्या कर दे, वो ट्रांसफर कर दे। कहाँ पे ट्रांसफर कर दे, वो सर्वर पे। सर्वर पे ट्रांसफर। अब वो मैसेज चला गया सर्वर पे, ठीक है। सर्वर पे जैसे ही मैसेज गया, नेक्स्ट जो है रिसीवर एंड पे मैं बात करूं तो वहां पे एक प्रोटोकॉल होता है पॉप, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जो कि रेगुलरली चेक करता रहता है। वहां भी एक मेल ट्रांसफर एजेंट होता है ना, जो चेक करता था हमेशा सर्वर पे क्या उसके लिए, उस रिसिपिएंट के लिए कोई मैसेज तो नहीं है फुल एरिया में। वो वहां से देखता है, यदि उसे मिला कि हाँ वहां पे उसके नाम से कोई मैसेज है, वो उसको क्या करता है, फिर उसको वापस कहाँ पे करवा देता है, वो रिसीवर एंड पे, जो कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। और फिर इस तरह से जो है आप वो मैसेज देख पाता है। तो ये बेसिकली मैंने शॉर्ट में बताया कैसे काम करता है पूरा ईमेल सर्विस, ठीक है। यस, थैंक यू सर। और कोई डाउट किसी को? यस एनीवन? चलिए, और कोई डाउट नहीं है। बाकी बच्चे अपना कैमरा क्यों ऑन ऑफ करके रखे हो? सो बेसिकली जो टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं उसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और जो टॉपिक मैंने दिया है, पीडीएफ दिया, उसको रिवाइज कीजिए आप लोग और अच्छे से, और एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कीजिए। और मैं अगले क्लास से जो है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को एक बच्चे ने बोला था सर प्रिंटर एक्सप्लेन करने की, नेक्स्ट क्लास में प्रिंटर टॉपिक में डिस्कस करूंगा। तो आप लोगों को मैं टॉपिक दे देता हूँ जिसको रिवाइज करके आना है, मैं आप लोगों से भी पूछूंगा, ठीक है। सो अगले क्लास में हम लोग प्रिंटर एंड टाइप्स ऑफ प्रिंटर, क्योंकि बैच 2 वाले कुछ बच्चे ने बताया था सर हमारा छुटा हुआ है, तो मैं उसको कवर कर दूंगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो आप लोग भी रिवीजन करके आओगे, ठीक है ना। यस, पहली बात जिसको पूछना है वो कैमरा ऑन करके रखो। रुपेश कैमरा ऑन कीजिए। हाँ बताइए क्या डाउट है आपका, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं जो डाउट है। इसने पूछा लॉजिक बॉम्ब क्या होता है। ये भी एक तरह का मालवेयर ही होता है। मालवेयर क्या होता है आपने पढ़ा था रुपेश?
मालवेयर क्या होता है पता है आपको? या सर, मालवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, यह एक लेकिन वो क्या है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम को, आपके डेटा को हार्म पहुंचाता है। उसी में से एक टाइप क्या आपका लॉजिक बॉम्ब। इसमें आपका ये आपने ट्रोजन हॉर्स पढ़ा था, है ना, उसके बाद आपने वायरस पढ़ा था, वॉर्म पढ़ा था, वैसे ही लॉजिक बॉम्ब होता है जो कि चुपचाप ऐसे कुछ फाइल्स होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो चुपचाप आपके सिस्टम में आ जाएगा और आपके सिस्टम को क्या करता है, वो हार्म पहुंचाता है सर। हार्मफुल करता है, यानी या तो सिस्टम को हैक क्या यहाँ पे सिस्टम को खराब कर देगा बेसिकली, ठीक है ना। ये भी एक तरह का मालवेयर ही है। नहीं सर, वो तो सही है। फॉर एग्जांपल जैसे वायरस का वर्क होता है कि जो हमारे सिस्टम में आके अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है और उसके बाद हार्म पहुंचाता है। वर्म क्या करता है, केवल रेप्लिकेट करता है खुद को सर, स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो ऐसे ही सर लॉजिक बम का एग्जैक्ट क्या मीनिंग है सर यहाँ पे, व्हाट मतलब इसका क्या फंक्शन है, ये एक्चुअली आता है मेरे सिस्टम में तो कैसे आता है? मेरे सिस्टम में तो फायरवॉल भी होता है सर सिक्योरिटी के लिए, एंटीवायरस भी होता है। जैसे कभी कभी बताता हूँ एक्चुअली ये क्या होता है। सो देखिए, जैसे कि कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो चुपचाप आगे आपको रिप्लिकेट करना शुरू कर देता है, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो बैकडोर ओपन कर देता है। ये लॉजिकल प्रोग्राम्स क्या होता है पता है कब, जैसे कि सिंपल सी बात, यानी आपके प्रोग्राम में, आपके सिस्टम में आ चुका है और आने के बाद ये ऐसा नहीं कि काम करना तुरंत शुरू कर देगा, ठीक है। ये आने के बाद ऐसा नहीं कि काम करना तुरंत शुरू कर देगा, ये आपके सिस्टम में आ रखा है, कोई स्पेसिफिक सर्टेन कंडीशन होता है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक सर्टेन कंडीशन होता है। जस्ट 1 मिनट, क्या दिक्कत है? कोई स्पेसिफिक सर्टेन कंडीशन होता है, सिस्टम में आ गया और वो सर्टेन कंडीशन, लॉजिकल कंडीशन जो भी सेटिस्फाई जब होगा, जब सही होगा, लॉजिकल कंडीशन मैच करेगा, तब जाके वो ट्रिगर होता है और तब जाके आपके सिस्टम को हार्म पहुंचाता है। जैसे वॉर्म क्या है, आते ही आपके सिस्टम में रिप्लिकेट होना शुरू हो गया। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, बैकडोर ओपन कर देता है। स्पाईवेयर स्पाई करना शुरू कर देता है। ये ऐसा नहीं है, ये एक साइलेंट, जैसे ना साइलेंट किलर इसको कहते हैं, उस तरह का होता है। आपके सिस्टम में आ गया, प्रोग्राम्स में आ गया कि किसी ने भेज दिया और उसने ऐसा किया है, उसको कंडीशन सेट, जैसे आप ट्रांजेक्शन करते हो, उसमें ऐसा मान लो सेटिंग है कि जब आप ट्रांजेक्शन करते हो, मतलब ट्रांजेक्शन का मान लो कि आप अमाउंट ज्यादा कर रहे हो, सपोज आप ट्रांजेक्शन का अमाउंट या बराबर ट्रांजेक्शन करते हो, या फिर किसी पार्टिकुलर एप्लीकेशन को जब ओपन करोगे तब, तो ये लॉजिक बॉम्ब का मतलब ये एक तरह का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है जो एक सर्टेन कंडीशन रिच होने पे ही ये क्या होता है, ट्रिगर होता है और उस केस में आपके सिस्टम को हार्म पहुंचाता है। अब सर्टेन कंडीशन क्या हो सकता है, देखिए जैसे कि आपके सिस्टम में आ रखा कुछ काम नहीं करेगा, मान लीजिए उसने कहा है कि जब आप कोई एप्लीकेशन ओपन करोगे तब ये काम करेगा, जैसे आप एप्लीकेशन ओपन किया वो ट्रिगर हो गया। फिर मान लो कभी ट्रांजेक्शन कर रहे हो आप, अब 10-20 का ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो मान लो ठीक है, 1000-100 कर रहे हो, ठीक है, कभी कभी लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करते हो सर जरूरत थोड़ी ना है कि जब हम सर ट्रांजेक्शन करें तभी हमें साइबर अटैक हो सकती है सर। डाटा भी हम, फॉर एग्जांपल जब हम गूगल पे डाटा इनपुट कर रहे होते हैं सर, तो डाटा इनपुट कर रहे होते हैं तो वहां पर मेरा आईपी एड्रेस भी जा रहा होता है सर, और जो हमें आउटपुट प्राप्त होती है तो उस आउटपुट के साथ भी हमें आईपी एड्रेस प्राप्त होती है सर। तो उस जो ड्यूरिंग जो होता है वहां पे भी तो डाटा सर ब्रीच हो सकता है सर। बिल्कुल हो सकता है, उसके लिए आपने साइबर सिक्योरिटी टॉपिक पढ़ा है, इधर कोर्स किया है आपने? सर मैंने तो रजिस्टर नहीं किया, लेकिन सर मैंने क्लास किया तो वहाँ पे बहुत सारे बताता हूँ, उसमें बहुत सारे अटैक्स होते हैं। तो अटैक जो होता है वो क्या होता है, अटैक जो होता है वो डेटा ट्रांसफर के बीच में होता है। पहली बात तो कंफ्यूजन दूर करो अपना, जो साइबर अटैक जो होते हैं बेसिकली आपके डेटा, यानी आप डेटा, आपके सिस्टम में डेटा है, आप किसी को भेज रहे हो तो बीच में वो सारा काम होता है, ठीक है। और लेकिन ये जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर है वो बीच में नहीं काम करता, वो आपके सिस्टम में आने के बाद काम करता है। तो इसीलिए पहली बात वो कंसेप्ट हटा दो, और ये आपके सिस्टम में, मतलब आप डेटा सेंड नहीं भी करो तो भी ये काम करेगा। इसमें कोई, जैसे लॉजिक नाम ही क्या है, लॉजिकल बॉम्ब, मतलब लॉजिक मतलब कोई पार्टिकुलर लॉजिक कंडीशन होगा, यहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा, यानी जिसने बना के भेजा है आपके सिस्टम में, जिसने बना के भेजा है आपके सिस्टम में, एक क्या है, ये कौन शेयर कर रहा है, विश्वकांत क्या शेयर कर रहे हो तुम? रोल नंबर 70, स्टॉप कीजिए शेयरिंग। ये क्या
ऑप्शन है ये। विश्वकांत, आप व्हाइट बोर्ड को क्यों ओपन कर दिए हैं? बंद कीजिए उसको। रोल नंबर 70। हाँ, सो बेसिकली ये क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जो, देखो जो बनाने वाले ने कुछ सेट किया होगा ऐसा कि मान लो जब आप कोई ट्रांजेक्शन करोगे या कोई 5 बार मान लो ट्रांजेक्शन करते हो, आपने 5 टाइम ट्रांजेक्शन किया तो छठे टाइम जो है वो लॉक हो जाएगा। तो इसने कंडीशन सेट कर रखा है कि प्रॉपर कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा तब ये ट्रिगर होगा और आपके सिस्टम को ये हार्म पहुंचाएगा। सो बेसिकली ये भी एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना? हाँ सर, ठीक है ना, ये बेसिकली यहाँ पे होता है। ये वो नहीं तो कि सर मतलब- सही है फॉर है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बीच में जो है आपका ये कि आप डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर हो रहा था तो बीच में जो है वो अटैक कहलाता है। यानी जब डेटा आपके सिस्टम से निकल चुका है और रिसीवर एंड पे है, उसके बीच में जो जो ट्रांसमिशन मीडियम पे डेटा होता है उस केस में अटैक्स होते हैं, ठीक है ना? सर। तो उस बीच में कोई सेक्रेटरी वर्क नहीं करती है? जब मेरा डाटा ट्रांसफर हो रहा है तो मीडिएट बीच में डाटा है सर, तो वहाँ पे कोई सेक्रेटरी वर्क नहीं कर रही होती? सिक्योरिटी वर्क करती है, बहुत सारी सिक्योरिटी वर्क करती है, लेकिन होता क्या है, देखो हर एक सिक्योरिटी को ब्रेक करने के लिए आखिर साइबर क्राइम भी तो है वहाँ पे। साइबर जो आपके अटैकर्स होते हैं वो तो उसका भी स्टडी करते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं और फिर प्रॉब्लम आती है तब ना फिर सॉल्यूशन निकाला जाता है उसका। तो हर एक कंपनी क्या कोशिश करती है कि सिक्योर करे डेटा को, हर एक कंपनी कोशिश करती है सिक्योर करने की, बट फिर भी उसका अब जो अटैकर्स होते हैं उसको उसका काम ही वही है, तो वो उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं ताकि कैसे अटैक कर सकते हैं, ठीक है? फिर मान लो सॉल्यूशन ढूंढ लिया, फिर कंपनी उस पर उसके बेस पे फिर जो है उसको फिटिंग करने की कोशिश करती है, फिर इंप्रूवमेंट करती है, फिर वो, तो ये चीजें मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा अटैक होगा ऐसा भी जरूरी नहीं है, हमेशा अटैक हो ही जाएगा ऐसा भी जरूरी नहीं है, नहीं है, कभी कभी रेयरली ऐसा हो सकता है। और यदि सामने अटैकर यदि ज्यादा पावरफुल है, मान लो उसके पास प्रोग्राम सॉफ्टवेयर ज्यादा अच्छा है, वो अटैक कर सकता है, बट नॉर्मली ऐसा नहीं कि वो सब कोई कर लेगा और कभी भी कर लेगा, ऐसा नहीं है, एक प्रॉपर कंडीशन होता है उसके बाद ही कर सकता है। और सर फॉर एग्जांपल से आपको हम कुछ बता रहे हैं, जैसे कि मेरा डाटा सर अटैक हुआ, मेरा मोबाइल हैक हुआ सर, तो सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किसी वायरस के थ्रू ये हुआ है, या ट्रोजन है उसके थ्रू हुआ है, या रॉन्जम वॉर्स के थ्रू, या फिर एनी अदर कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर के थ्रू मेरा डाटा हैक हुआ है सर? हाउ कैन आई आइडेंटिफाई? एक सिस्टम है आपके पास, एंटीवायरस या प्रोटेक्शन होता है आपके पास, देखे होंगे एंटीवायरस। जैसे ही आपका हुआ तो आप क्या देखोगे, आपको पता तो चल जाए कोई डेटा है आपका लॉस हो गया, आप देख रहे हो बराबर लॉस होते जा रहा है, कोई डेटा देख रहे हो आपका फाइल का साइज छोटा है, मतलब कुछ रखा ही नहीं, आपको फुल बता रहा है, ऐसा भी होता है। तो आप हो जाएगा कि हाँ हमारे अंदर कुछ गड़बड़ी है, तो आप क्या करते हो, कॉन्टेक्ट करोगे या एंटीवायरस टोटल प्रोटेक्शन सिक्योरिटी डालोगे सिस्टम में, वो आइडेंटिफाई करके बता देगा कि आपकी ये चीज का अटैक हुआ है या इस टाइप का अटैक हुआ है। इसीलिए एंटीवायरस ये सब यूज करते हैं। स्कैन करते हैं, क्यों करते हैं स्कैन, ये पता लगाने कोई ऐसा वायरस तो नहीं है जो है, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है? अभी देखो अटेंडेंस का टाइम थोड़ा हो गया है, अटेंडेंस हम लोग कर लेते हैं उसको, ठीक है? ओके सर। प्लीज आप लोग साइलेंस बना के रखें, बात मत करें प्लीज। सारे बच्चे जो है हैंड रेज करने का ऑप्शन है, हैंड रेज करते जाएंगे, ठीक है ना? सो बैच 1 में पहले मैं बताना चाहूंगा, बैच 1 में रोल नंबर 1 to 10,
हैंडल्स करेंगे फटाफट। बैच 1 में 3, 7 और 10 जिनका हो जाएगा प्लीज आप लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए। अब 11 to 20 11 हो गया, 11 12 3 रोल नंबर आप स्टॉप कीजिए शेयरिंग। 16 17 20 21 to 30 बैच 1 में बात कर रहा हूँ। बैच 1 में 26 20 21 26 27 31 to 40 बाकी जिनका हो गया प्लीज हैंड्स रेजिंग स्टॉप कीजिए। 31 32 35 37 39 41 to 50 41 to 50 31 आपका हो चुका है, स्टॉप कीजिए। 41 45 46 47 48 ओके। 51 to 60 बाकी बच्चे प्लीज स्टॉप कीजिए आप लोग हैंड रेजिंग। 41 आप भी स्टॉप कीजिए, 46 आप भी। ऐसे बच्चे को मैं अटेंडेंस कार्ड दिया करूंगा, ठीक है ना। प्लीज आप लोग स्टॉप कीजिए।